जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो यह नॉर्मल से दूर या तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। तो इसी घटना का नाम हमने क्या रखा है, रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन का नियम क्या है, नियम यही मैंने ये समझाया है कि अगर डेंसर से रेयरर में गई है तो अवे हटती है, और अगर रेयरर से डेंसर में गई है तो नॉर्मल की तरफ, है ना। ऑप्टिकली रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि डेंसर मीडियम ये है और यहां से रे गई है तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी ये एंगल बड़ा हो जाएगा। और अगर रेयरर से डेंसर में गई है तो पहले एंगल ज्यादा होगा, बाद का एंगल कम हो जाएगा, बस ये है, इसी को रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। ऑप्टिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, रेयरर से डेंसर में जाएगी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसी घटना का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को लेके, अच्छा मैंने यहां पे एक बात कही कि डेंसर क्या रेयरर क्या, और ये तो बात ही नहीं करी डेंसर होता क्या है, रेयरर होता क्या है। तो डेंसर और रेयरर इस बात से तय होता है कि लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा है किसमें कम है। अगर कोई खाली रास्ता है जहां पे कोई ट्रैफिक नहीं है तो उसको हम रेयरर बोलते हैं, जहां घना ट्रैफिक है वहां हमारी स्पीड कम हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर। तो लाइट में भी यही है कि लाइट किसी भी कारण से अगर स्लो चल रही है तो वो मीडियम कैसा कहलाएगा, डेंसर, और फास्ट चल रही है तो, अभी यहां पे दो मीडियम अगल बगल है और ये उनकी बाउंड्री है, तो रेयरर वर्ड और डेंसर वर्ड यहां पे कंपैरेटिव है। डेंसर का मतलब एब्सोल्यूट सेंस में डेंसर नहीं होता, इससे ये डेंस है और इसके मुकाबले ये रेयरर है। मतलब कहां लाइट की स्पीड ज्यादा है, यहां ज्यादा है इसके मुकाबले, इसके मुकाबले यहां ज्यादा है और यहां कम है, इसके मुकाबले यहां कम है और यहां ज्यादा है। तो रेयरर और डेंसर कंपैरिजन है। बात क्लियर है भाई। तो डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हैं लेस। डेंसर में स्पीड कम होगी। अब बात आती है यार स्पीड ऑफ लाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लिया हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है, एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक परमिटिविटी से रिलेटेड होता है। एन एक टर्म है जो किससे रिलेटेड है, मीडियम की परमिटिविटी से, मैग्नेटिक परमिटिविटी परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, ये एन टर्म। तो अगर हमें एन पता हो तो हम किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड ला देते हैं, वो क्या होता है सी बाई एन। या अगर स्पीड पता हो तो हम क्या ला देते हैं, एन ला देते हैं। खैर मैंने यहां एन का फॉर्मूला दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सी बाई वी। किसी मीडियम में अगर हमें स्पीड पता है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ला सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो क्या ला सकते हैं, स्पीड। ये एक फॉर्मूला था, अगर किसी को याद हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट की स्पीड का फॉर्मूला था 1/√ε म्यू, नॉट नहीं, एप्सिलॉन म्यू। अच्छा एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर। तो इसमें इतनी चीज अलग कर लें, एप्सिलॉन आर म्यू आर बचा लो, उसके अलावा जो कुछ भी है उसकी वैल्यू कितनी आती है 3 × 10⁸ और इसी का नाम हमने क्या रख दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुम्हें पता है म्यू आर या एप्सिलॉन आर दोनों 1 से ज्यादा होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी 1 से ज्यादा होती है और रिलेटिव परमेबिलिटी भी 1 से ज्यादा होती है। तो उसका 1 से ज्यादा वाली चीज का अगर अंडर रूट करोगे वो भी 1 से ज्यादा ही आएगा। 1 का अंडर रूट 1 होता है, उससे बड़ी किसी भी चीज का अंडर रूट 1 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब n हमेशा 1 के बराबर हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है। तो अगर कहीं मैं कह रहा हूं कि लाइट की स्पीड
वैक्यूम वाली स्पीड के बराबर है। आमतौर पे एयर पे जो स्पीड होती है वो वैक्यूम वाली स्पीड के बराबर होती है। तो n कितना आएगा? अरे c/c, तो n क्या जाएगा? 1। तो एयर या वैक्यूम के लिए n क्या होता है? 1। बाकी किसी भी ट्रांसपेरेंट, ग्लास के लिए, वाटर के लिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि उसमें लाइट प्रोपोगेट कर पाती है। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड 1 से कम होगी, n 1 से ज्यादा होगा, n 1 से ज्यादा होगा और स्पीड 3 × 10⁸ से कम होगा। एयर या वैक्यूम के लिए n 1 होता है और v कितना होता है? 3 × 10⁸। अदर मीडियम के लिए n 1 से ज्यादा होता है, n 1 से ज्यादा होता है और v की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड से कम होती है। कैमरा स्पार्क किया है, इसको सही कराना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही स्पार्क करता रहेगा कुछ ना कुछ सीधे भी तो लगा सकते हैं। नोट कर लिया? एक नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू मीडियम 1। मतलब जैसे हम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी कभी डिफाइन किया है, क्या होता था? ρ2/ρ1। इसी तरह से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? n2/n1। और इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, ये n2 और यहां लिख देते हैं 1। इसका मतलब क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां 2 लिख दिया और यहां 1 लिख दिया, तो ये क्या बन गया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। एक फेमस क्वेश्चन है 1n2, 2n3, 3n1। बताओ 1n2, 2n, इसका आंसर क्या आएगा? तो 1n2 का मतलब क्या है? n2/, तो 2n3 का मतलब क्या है? तो 3n1 का मतलब क्या है? n3। तो देखो n1 n1 कट गया, n2 n2 कट गया, n3 n3 कट गया, तो ये क्या आएगा? 1। यानी अगर इसकी साइकिल पूरी हो जाए 1 2 2 3 3 1, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? ये साइकिल लंबी भी हो सकती है, इसी के नीचे लिख लेना है। तो हम लोगों ने यार अभी ये बात करी कि यार रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन जब होता है तो रे बेंड करती है इस आधार पे कि लाइट की स्पीड बदली है ना। तो अब लाइट की स्पीड या मीडियम की पहचान करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात की पहचान है कि किस मीडियम में स्पीड कितने टाइम्स कम होने वाली है। तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे महसूस कर सकते हो कि n वो फैक्टर है, अगर किसी मीडियम का हमें n पता है तो n वो फैक्टर है जितने टाइम्स लाइट की स्पीड
कम हो गई है। अगर कहीं का n 2 है तो स्पीड आधी हो गई, किसी का n 1.5 है ना, तो वो 1.5 टाइम्स कम हो गई, 3 है तो 1/3। हालांकि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा भी नहीं होता है, प्रैक्टिकली कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 नहीं होता है, सब 3 से कम होते हैं। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का। हाँ, तो यार रिफ्रैक्शन का नियम स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। लॉ क्या है? बड़ा सिंपल लॉ है, साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू v। साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू v, यानी यार ये वाला थीटा और ये वाले थीटा में ऐसा रिलेशन, और v किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/n के। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे लिख देता हूं यार, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर क्या? हाँ, v1/v2 n2/n1। चलो इतना मैंने लिख दिया है। या इसको यार एक और तरीके से मैं चाह रहा हूं सब लोग याद रखें, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या? n2 साइन थीटा 2। ऐसे याद रखना सबसे सही रहेगा, याद रहेगा भाई? हाँ, अब अगर पूरी बात करना है तो मैं यहां लिख देता हूं अलग से, साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू कितना आया? v1/v2, और v1/v2 क्या होता है? n2/n1। तो यार एक फैक्ट जो मैं कह सकता हूं यार ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। लाइट की कलर पहचान उसकी फ्रीक्वेंसी से होती है। अगर रेड कलर को ग्लास से पास कराया जाए तो वो रेड ही कलर का रहता है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं आता है। अब हम लोगों ने यार लाइट को एज अ वेव देखा है, और वेव का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमने वेव में पढ़ा है, v इक्वल टू क्या? न्यू लैम्डा। मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, न्यू क्या है? फिक्स्ड है, तो क्या वेलोसिटी लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। यानी अगर कहीं वेलोसिटी ज्यादा है लाइट की तो वहां वेवलेंथ भी, तो क्या v1/v2 के रेशियो को और हम क्या ले सकते हैं? लैम्डा 1/। तो यार ये फॉर्मूला एक बड़ा फॉर्मूला आता है, बट इतना रिलेशन अलग से याद रखें और बाकी प्रोपोर्शनलिटी से याद रहेगा। मैंने दो प्रोपोर्शनलिटी बताई हैं, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n और v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हाँ, v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो क्या यार साइन n1 साइन थीटा 1 n2 साइन थीटा 2 याद रहेगा तो तुम ये और ये रिलेशन तो ला ही दोगे, इनका। फिर n v के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भी आ जाएगा, और v लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी आ जाएगा। ये कम से कम याद ही रखना है। और फिर ये एक प्रोपोर्शनलिटी और ये एक प्रोपोर्शनलिटी, दो प्रोपोर्शनलिटी से हम पूरा पैटर्न बना सकते हैं। ये पूरा क्यों जरूरी है? कभी इनका कंपैरिजन आ जाए, या कभी इनका कंपैरिजन, या इनका आ जाए, या इनका आ जाए, तो ऐसे ऐसे हम कम से कम 4 चीजें हैं, तो दो अगर उठाएंगे तो हमें लगता है 4c2 6 कॉम्बिनेशन क्वेश्चन के बन सकते हैं। इनका, इसका, ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, नोट कर लिया भाई? तो सबको लॉ समझ में आ गया है, ये फॉर्मूला सबको याद रखना है। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n वो फैक्टर है जिससे स्पीड की, लाइट की स्पीड जितने फैक्टर से कम हो जाती है। अगर किसी मीडियम में स्पीड बढ़ी है तो वो क्या है? रेयरर या डेंसर? और अगर v बढ़ा होगा
तो उस मीडियम में लाइट का लैम्डा भी बढ़ेगा। ये थीटा एंगल नॉर्मल के साथ होता है, सबको पता होना चाहिए। थीटा कहां से एंगल लिया गया है? नॉर्मल के साथ, एंगल विद द नॉर्मल। ये कुछ पैरेलल बाउंड्रीज है जो दो मीडियम को अलग कर रही हैं। N1 N2 को अलग करने वाली ये बाउंड्री कोई चीज नहीं होती है। मैं बस ये कह रहा हूं यहां N1 मीडियम है और यहां N2 मीडियम है, तो बाउंड्री तो बनना ही है। बात क्लियर है? N2 और N3 का पार्टीशन यहां से है, N3 N4 का पार्टीशन यहां से है। कोई लाइट रे अगर N1 से N2 जाएगी, उसके लिए हम लोग स्नेल लॉ लगा सकते हैं क्या? N1 sin θ1 इज इक्वल टू, अच्छा ये बताएं, नॉर्मल के साथ अगर ये एंगल θ2 है तो क्या ये नॉर्मल के साथ ये एंगल भी θ2 होगा? क्यों? क्योंकि अगर ये बाउंड्रीज पैरेलल है तो उनके नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे। तो एक ऐसी लाइन का इधर से एंगल और इधर से एंगल ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं सेम होगा, ये θ2 होगा। हाँ, बाउंड्री चेंज होगी तो थीटा बदल जाएगा, ये कुछ θ3 हो गया, ठीक है, ये θ3 हो गया। क्या बताओ, ये θ3 है तो ये भी θ3 होगा, बाद में एंगल बदल जाएगा। अगर मुझे यहां स्नेल लॉ लगाना हो तो क्या लगाएंगे? N1 sin θ1 इक्वल टू, अब यहां और यहां लगाना हो तो क्या लगाएंगे? यहां और यहां लगाना हो तो क्या लगाएंगे? ठीक है, ये इसके बराबर है और यही चीज इसके बराबर है और यही चीज इसके बराबर है, तो क्या सब आपस में बराबर हो गए? तो हम सिंपली इन सारे रिलेशंस को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं और कंपैरिजन किसी का भी किसी से कर सकते हैं। कल को हमें इसका और इसका कंपैरिजन करना हो तो हम सीधे कर सकते हैं। बीच की बात हमें ना भी पता हो, N1 θ1 और N3 θ3 में तीन चीजें पता हो तो चौथी अपने आप निकल आएगी। बीच की चीजें पता हो चाहे ना पता हो, इस फॉर्मूले का यही पर्पस है। क्या ये बात जनता समझ पा रही है? मुझे बताओ, अगर मैं यहां 30 डिग्री पे रे डालता हूं, यहां जाके उसका एंगल कुछ 20 डिग्री हो जाता है, 20 डिग्री, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 1 है, ये n पता नहीं क्या है, बताओ ये थीटा कितना होगा? समझ पा रही जनता? क्या इस फर्स्ट वाले रीजन और इस थर्ड वाले रीजन में 1 sin 30 बराबर क्या होगा? 1 sin थीटा। तो जब ये 1 दो चीजें पता, इसका एंगल पता, तो ये एंगल नहीं आ गया, कितना आ गया? 30 आ गया। क्या जनता समझ पा रही? एक रे ऐसे डाली गई है, बताओ इसका θ1 क्या है? θ1 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ देखा जाता है कि नहीं? तो नॉर्मल अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ऐसे गिराया गया है तो इसका θ1 0 डिग्री होगा, तो θ2 क्या होगा? अरे θ1 0 डिग्री है, नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री, तो θ2 क्या होगा? फॉर्मूला लगाते हैं, ज्यादा फील नहीं करते हैं। N1 sin 0 बराबर N2 sin θ2। हमें ये एंगल 0 पक्के पता है, N1 1 है, N2 हमें नहीं भी पता, θ2 लाना है, बताओ क्या आएगा? अरे sin θ2 इंटू N2 बराबर क्या आ गया? 0। अब ये कुछ भी बना रहे N2, sin θ2 क्या आएगा? 0 बाई N2 मतलब क्या? 0। तो θ2 कितना आ गया? क्या इसमें कोई दिक्कत है? खैर, अब तुम्हें ये दिमाग में सीधे बैठा लेना चाहिए। एक रे अगर सीधे ऐसे आई है
तो बिना टर्न किए बिना बेंड किए सीधे पार कर जाएगी। तो इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं? अरे आर पार होना इज रिफ्रैक्शन, आर पार तो हो ही रहा है, मगर वो बेंड नहीं कर रही है, वो सीधे चली जा रही है, नियम अब भी फॉलो कर रही है। क्या ये स्नेल लॉ फॉलो नहीं कर रही? θ1 0 है तो θ2 भी 0 होगा, तो θ3 भी 0 होगा, सारे एंगल 0 बने रहेंगे। क्या बात क्लियर है? यानी एक नॉर्मल गिराई हुई रे अनडेविएटेड रहती है, उसमें कोई टर्निंग इन्वॉल्व नहीं होती है। कोई दिक्कत है? तो एक ये नियम समझ में आना चाहिए। दूसरी ये बात कि हमें बीच की बातें पता होना जरूरी नहीं है, हम सीधे आखिरी और पहले वाले भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है भाई? अच्छा, ये हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये सारी स्लैब कैसी थी, ये सारी बाउंड्रीज पैरेलल थी आपस में। पैरेलल ना होती तो ये नियम काम नहीं करता। मुझे बता, ये θ2 तो ये भी θ2 माना है, तभी तो माना है जब ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल। अगर ये दोनों बराबर ना होते तो ये नियम नहीं बन पाता। क्लियर भाई लोग? नोट कर लिया है? नोट कर लिया है? तो यार कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, ये बस एक मौका है। बस इतनी ज्योमेट्री दे रखी है, ठीक है? ये एंगल है, एक रे ऐसे गई है, ऐसे गई, ऑब्वियसली निकली भी होगी, बाहर भी निकली होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इस स्फीयर का। ये एक स्फीयर है, बड़ा सा गोला है, उसका हमने ऐसे साइड, ऐसे अंदर का, हाँ बाहर एयर है सब जगह, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता है, यही n बताना है। ज्योमेट्री बना दी है, एक रे ऐसे गई है जैसे मैंने दिखाया है, ठीक। और कोई दिखाना चाह रहा है? अभी का है पहले का? पहले का भी यहाँ से पहले से कर लिया था, चेक कर लीजिए। दूसरा एंगल तुम्हें कैसे पता चला? रेडियस होगा तो 30 होगा। चलो, तो यार एक ज्योमेट्री दे रखी है, मैंने यहाँ पे एक ये डॉटेड दिखाया, ये नॉर्मल है, ये दिखाया, ये भी क्या है, नॉर्मल। और नॉर्मल, सारे नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करते हैं, ये इसका मतलब सेंटर है स्फीयर का। इस स्फीयर का सेंटर दिख रहा है, ये एक लाइन है जो नॉर्मल है, इतना सबको दिख रहा है। अच्छा, दो नॉर्मल के बीच का एंगल 120 दे रखा है, इसका हम क्या फायदा उठाएं? अच्छा, एल लाना है तो तुम क्या लगाओगे? यहां से चलते हैं हम लोग, यहां पर क्या लगा सकते हैं, 1 sin थीटा बराबर n2 sin थीटा। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो n1 sin थीटा 1, n2 sin थीटा, इसी से तो n आएगा। तो n लाने के रास्ते में क्या और चाहिए? ये थीटा चाहिए। अब थीटा के पीछे पढ़ो, थीटा कैसे आएगा? क्या तुम्हें एक ज्योमेट्री नजर आ रही है जहां ये सेंटर है और ये पूरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है? आइसोसेलेस क्यों? क्योंकि अगर ये रेडियस है तो ये भी सेंटर से डाली गई सारी लाइन सरफेस तक रेडियस ही तो होगा। तो इसका क्या फायदा हुआ यार, अगर ये रेडियस है तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? हमें ये थीटा नहीं पता, लेकिन अब पता चल गया। क्या बताओ, हम ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिसमें तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो थीटा कितना आ गया? बस हो गया क्वेश्चन। कितना आ गया? 1/√2 बराबर n sin 30
ये 2 इधर पहुंचा दो, तो n बराबर कितना आ गया 2/√2। इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो n का आंसर आ जाएगा √2। कितने लोग आ गया है? ठीक, कुछ कंडीशन दे रखी है, जरा इसको ध्यान से। ये भी एक स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर है, और इस स्फीयर में कहा गया है पहले रे ऐसे 60 डिग्री पे आई नॉर्मल के साथ, और फिर ये इस एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल चली गई है। ये एक्स एक्सिस बनाई गई है, ये नॉर्मल बनाया गया, सब एक ही लाइन में है। थोड़ा और विचार करें इसमें, इसमें थोड़ा ज्यादा विचार करना है, पिछले वाले से थोड़ा ज्यादा। हो गया? ठीक, कितना है? ठीक, और कोई? थोड़ा सा ज्योमेट्री पे विचार करना है। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि हमें स्नेल लॉ लगाना है, हमें इस थीटा के पीछे पड़ना है। अगर ये थीटा पता चल जाएगा तो n पता चल जाएगा। यहाँ एयर है, कुछ नहीं दिया है, तो 1 sin 60 बराबर क्या n sin थीटा। अगर हमें थीटा पता चल गया तो n आ जाएगा। अब ये थीटा के पीछे पढ़ो जरा, थीटा कैसे आ सकता है। क्वेश्चन में कहा गया ये और एक्स एक्सिस आपस में पैरेलल है, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूं, एक सेंटर से जाता हुआ यहां एक नॉर्मल बना रहा हूं ताकि यहां हम थोड़ा विचार कर पाए, क्योंकि जो भी हमें लगाना है स्नेल लॉ या कुछ भी सोचना है तो वो नॉर्मल से ही सोचना होता है। तो मैंने एक नॉर्मल यहां भी बना दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये एंगल क्या होगा। भाई ये थीटा है तो ये भी, अब ये भी मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है, भाई ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, थीटा बराबर होगा। चलो इतना सबको समझ आ रहा है। क्वेश्चन में इस बात का भी हमने कोई फायदा नहीं उठाया कि ये और ये आपस में पैरेलल है। चलो एक और बात, अच्छा ये 60 था, ये थीटा है, ये थीटा है तो ये क्या होगा बताओ। मैं यहां स्नेल लॉ कैसे लगाऊंगा, 1 sin 60 इक्वल टू n sin थीटा, और यहां लगाऊंगा n sin थीटा बराबर 1 sin थीटा 3। जो भी हमें नहीं बता ना पहले से थीटा 3 कितना है, तो क्या ये इसके बराबर है, और ये इत्तेफाक से ये पैरेलल स्लैब वाला ही नियम लग गया यहां। हालांकि पैरेलल स्लैब है नहीं, लेकिन क्या ये थीटा और ये थीटा होने का फायदा क्या हो गया, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो थीटा 3 कितना आ गया, थीटा 3 60 आ गया, 60 आ गया। अब मुझे बताओ ये 60 है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये भी कितना होगा 60, तो ये कितना हो गया 120, 120। अरे वही बन गया यार, देखो ये 120 बन गया, तो थीटा कितना आएगा
सॉल्व करोगे तो थीटा कितना आ गया 30, थीटा कितना आ गया 30। अब हो गया 1 sin 60 दैट इज √3/2 बराबर n sin थीटा दैट इज 30। क्या sin 30 हाफ होता है? तो n बराबर कितना आ गया √3। एकदम बिल्कुल ऑब्वियस तो कोई नहीं देगा यार कि तुम्हें दोनों एंगल दे दे और n पूछ ले। थोड़ा बहुत ये बहुत मतलब फिक्स क्वेश्चन है। जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछा है इसमें और ज्यादा वेरिएशन की संभावना है नहीं। क्या स्नेल लॉ लगाना आ गया है? थीटा ढूंढो n पाओ और n पता हो तो थीटा पाओ। एक मैंने बोला था फीडबैक फॉर्म के लिए जिसमें किसी का कोई नाम मुझे नहीं पता चलेगा, मगर उसमें ये भी एक दिक्कत आ रही कि जैसे 2 लोगों ने फीडबैक किसने दिया किसने नहीं दिया ये कैसे पता चलेगा। तो उसका एक तरीका मैंने सोचा है कि हर कोई उसमें एक कोई भी कोड लिख देगा अपने मन से जो भी तुम्हें मन में लाए, है ना, और फिर एक पन्ना सबके पास सर्कुलेट होगा, उसमें अपना कोड चुप्पे से लिख देना है, बिना पहचान दिए चुपचाप लिख देना है। तो हमें पता चल जाएगा इतने बच्चों ने दे दिया है, मतलब इस क्लास में जितने आए हैं उन्होंने दे दिया है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यही क्लास में करा लिया जाए। जी यही सही है। और हाँ, नहीं तो घर पे जाके तो ये लोग इग्नोर मारेंगे। फीडबैक भरना कहाँ पे है? गूगल फॉर्म है, उसमें कुछ 15-17 पैरामीटर्स हैं। ऐसे ना मैं यहां से गायब हो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। कैमरा यहाँ लगा है तो उससे दिखेगा भी नहीं। कैमरा से ये थोड़ी दिखता है कि तुम क्या फॉर्म भर रहे हो। अरे सर आपसे पूछे हम ऐसे ही बता देंगे आप। नहीं, मुझे ऐसे ही नहीं जानना है, क्योंकि ऐसे में लोग बढ़ा चढ़ा के केवल एकदम सच होता है। चलो थोड़ी देर बाद अभी करते हैं। सर घर पे करें ना अभी तो ग्रुप में शेयर कर दो उसको फॉर्म। चलो अभी क्वेश्चन करें, इस पे ध्यान दे जरा। वहाँ तो भाई जो बुराई की थी तो आपके लिए करेंगे। मैंने भी बनाया है ताकि सही बात चीजें है। कुछ अगर गड़बड़ जा रही हैं तो वो सही हो, इसलिए इधर ध्यान दे भाई। क्वेश्चन करें अपना। वहां तो क्या करते तुम लोग? मतलब वहाँ जो एक आध टीचर से बड़े रहते हैं, बड़े नहीं थे, हाँ, नहीं हाँ। थे। पर ऐसे बच्चे नहीं हम लोग, बड़े नहीं थे। मैं नहीं, तुम बड़े थे तो गए हो? नहीं गए नहीं। अरे गए नहीं मतलब ऐसे क्या इशारे कर रहे हो यार? मतलब हम सब थे। मुझे तो डाउट हो रहा है दुनिया में है कि नहीं। आप बताइए के साथ बात हुई है के साथ तो सबने वन स्टार्ट किया था और क्या सबने एक साथ मतलब स्टार्ट बेसिस रेटिंग थी। हमने लिखा था कौन से रूल से बोल रहा है। वो कोड से ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जितने बच्चे यहाँ पे आए हैं उन्होंने सबने, और जो नहीं आए हैं वो भी, उनका भी ऐसे ही करेंगे। कोड नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 12 लोग हैं तो 12 रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अनूप के फोन से कर लेना। मैं घर पे भर दूंगा। ये बात भी सही है। नहीं तो अभी मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, मैं रिस्पॉन्स चेक नहीं करूंगा कौन क्या दे रहा है। एकदम ट्रू ट्रू भरना है उसमें, ट्रू। अच्छा खराब जो भी एक, ना तुम्हारे सामने आना है ना तुम्हारा नाम मेरे सामने आना है, बस ये सामने आना है कि क्या करना चाहिए। अच्छा ये भी जरूरी नहीं कि जो तुम कहोगे उसको मान ही लिया जाएगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा और फिर मैं सोचूंगा कि ये बदलाव हो भी सकता है कि नहीं। जैसे कुछ बदलाव मेरे हाथ में है ही नहीं, अब कोई कहते चलो तो बताइए तो क्या। अरे कोई कहते कमरे का रंग नहीं पसंद मुझे, लिख दे कमेंट में, तो अब क्या सबके हिसाब से कमरे का रंग मैच कराया जाएगा। चलो क्वेश्चन के जवाब दें। पहला क्वेश्चन है मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर पूछा है मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शुरू तो करो यार। हम लोगों ने यार एन को लेके फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? एन पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आर आई मतलब क्या है यहाँ पर, N1 पूछा है और
n2 पूछा है, तो n का तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? n बराबर c बाई v। c का मतलब होता है लाइट की स्पीड वैक्यूम वाली, और v क्वेश्चन में दे रखा है, तो बता n1 कितना आ गया और n2? तो ये 3/√2 आया है, जो भी आया है ऐसे लिख देंगे। कितने लोग आ गए यार n1 n2? आगे बढ़े यार, स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएं, स्मॉल मिलाते जाएं, लार्ज बनाते जाएं। 2 एंगल आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब θ1 दिया है, θ2 निकालना है। कितने लोग आ गया है? निकाले जल्दी से। कहां तक पहुंचे? θ2 कितना आया? डेंसर है ना, कम है। अच्छा 30 हो गए। अगला करो भी, दो खुश क्यों हो रहे हो? 3 क्वेश्चन है। अच्छा ठीक। सॉल्यूशन 2, यहां और यहां में स्नेल लॉ लगाते हैं। n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2। n1 हमारा 1.5 है sin 45, और n2 हमारा 3/√2 है sin θ2। क्या sin 45 1/√2 होता है? वो √2 से खत्म हो जाएगा, तो sin θ2 कितना आ गया यार? 1/2, और 1/2 मतलब θ2 कितना आ गया? 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा आ गया 30 डिग्री। कितने लोगों ने मुझसे पहले निकाल लिया है? कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है, λ1 दे रखा है और λ2 बताना है। इस मीडियम में वेवलेंथ कितनी होगी? क्या वेवलेंथ बदलती है, वही रहती है? बदलती है। फ्रीक्वेंसी वही रहती है, तो यार वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? v1/v2 λ1/λ2। तो v1 इस तरफ का मीडियम का स्पीड था 2 × 10⁸, दूसरी तरफ की स्पीड था √2 × 10⁸। λ1 6000 × 10⁻⁻10। तो λ2 सीधे एंगस्ट्रॉम में लाते हैं, कितना आ गया यार? 6000√2/2, 3000√2 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत है? अच्छा, तुम ऐसे भी फील कर सकते हो कि n वो फैक्टर होता है जितने से स्पीड कम हो जाती है, तो n वो फैक्टर है जितने से लैम्डा भी कम हो जाएगा, तो बस 6000/n, 6000/√2, वही आंसर आया। ये 6000/√2 ही है। कोई दिक्कत है भाई लोग? खैर, फॉर्मूला लगाओ, ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, ऐसे कोई फील करने की जरूरत नहीं है। क्लियर भाई? अच्छा, कोई तुमसे इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पूछ दे तो? अरे पूछ दे तो ठीक है, सेम रहेगी, तो कितनी है? न्यू बराबर v/λ। तो कौन वाला v, कौन वाला लैम्डा? या तो वो वाला v ले लो, तो फिर वहां वाला लैम्डा लो, या तो यहां वाला v लो, तो यहां वाला लैम्डा। कोई भी एक वेलोसिटी लैम्डा पेयर से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है भाई? तो अब हमें केवल एक ही फॉर्मूले पे फोकस करना है आगे की कहानी में। ये कोई दिक्कत है भाई? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। कोई दिक्कत नहीं? तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ताकि ये पक्का हो जाए कि दिक्कत खत्म हो गई है। चलो यार, रहने दो, सर करा दीजिए। चलो कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं। मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले क्वेश्चन बढ़ाना चाह रहा था। दिख रहा है? नहीं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है θ1 θ2 बताओ। ये तो बिल्कुल ही करना ही है, मतलब ये तो सबके लिए है। θ1 और θ2 बताना है। मैं नाम थोड़ा बदल देता हूं, इसका नाम θ2 रख देता हूं, इसका नाम θ3 रख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो किसी को। θ2 θ3, क्योंकि हम पहले वाले को θ1 कहते हैं, तो किसी को कंफ्यूजन ना हो। θ2 और θ3 बताना है।
सर क्या? अच्छा θ1 θ2 टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड थोड़ी सी गलती है बस। डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। चलो अभी मैं बताता हूँ। θ2 θ3 कितने लोग आ गया है? यहां स्नेल लॉ लगाओ, n1 sin θ1 n2 sin θ2। θ2 जनता बताए क्या? sin 45 1/√2 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, sin θ2 आ गया हाफ, और sin θ2 हाफ आया गया, तो θ2 कितना आ गया? 30। कितने लोग आ गया? θ2 आ गया पहले क्वेश्चन का θ2। θ3 कितना आएगा? क्या तुम इसका और इसका सीधे कंपेयर कर सकते हो? √2 sin 45 बराबर √2 sin θ3। देखो यार, ये भी √2 ये भी √2, जब मीडियम सेम तो एंगल भी सेम, यानी θ3 कितना आने वाला है? 45 डिग्री। कितने लोग हो गया यार? तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यहां से लाइट को यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? ठीक है समय कितना लगेगा लाइट को चलने में? कैसे निकाला है? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, चाल कितनी? दूरी 30 दूरी हाँ, वही तुमने भी किया है, वही मैं कराता भी हूं, फिर बाद में बताता हूं। समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यार क्या तुम्हें स्पीड पता है? जब वो स्लैब के अंदर चलेगा तब स्पीड कितनी है पता है क्या? निकालो। स्पीड आएगी 3 × 10⁸ डिवाइड बाई n। n कितना है? 2, n2। डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 3 × 10⁸ बाई 2। ये तो करो, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? कॉस लेके क्या लाइट सीधे सीधे नीचे गई है क्या? 30 कॉस ये क्या? 30√3/2 15√3। बहुत एक बेसिक बात लोग दूर निकल चुके हैं कि हम कंपोनेंट करते क्यों थे। किसी का भी कंपोनेंट कहीं भी कर लो, ऐसे थोड़ी होता है। हम हाइपोटेनस के कंपोनेंट करते हैं हमेशा। तो तुम क्या बेस का कंपोनेंट हाइपोटेनस पे ले जाओगे? पहले तो समझ ले यार, इसका नाम मैंने P रखा है, इसका नाम Q, तो दूरी, इसका नाम चलो एक N रख देते हैं। दूरी PN है या PQ है? क्यों? लाइट रे सीधे सीधे गई है क्या? PQ दूरी है, वो 30 नहीं है, वो 30 से ज्यादा है। इतना दिखना चाहिए 30 से ज्यादा है। तो कितना है कैसे निकालोगे यार? क्या θ2 तुमने निकाला है कितना? 30। अब तुम इस ट्राइंगल में क्या अगर इस दूरी को d कहते हो तो d का कंपोनेंट pn पे आएगा या pn का कंपोनेंट d पे आएगा? d का कंपोनेंट pn पे आएगा। तो मैं लिख सकता हूं d cos 30 किसके बराबर होगा? pn, दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो d कितना आ गया? 30 × 2/√3। यही मैं बता रहा हूं कि तुम, तो दूरी हो गई 0.6/√3। ये भी ध्यान रखना है, यहां मीटर में रखना है, ये सेंटीमीटर में था। इतने फैसले लेना पड़ेंगे भाई, कोई दिक्कत है? खैर, बस एक ही चीज एक्स्ट्रा थी इसमें, ये साइड वाली बात, ये अक्सर लोग गलती करते हैं। मैं कॉन्फिडेंस गिराना नहीं चाह रहा था, तुम लोगों ने कहा तो मैंने कर दिया, दे दिया। मतलब ये गलती कराने से होता क्या है कि तुम लोग और अलर्ट होने की कोशिश करते हो, और ये जो कोशिश है ना, ये तुम्हें अपग्रेड करती है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, और बहुत ही कम चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा।
लेकिन तुम समझ तो रहे हो ना यार कि इतना हम और ध्यान दे देते तो हो जाता। तो ये जो भाव है ना यार कि इतना हम और ध्यान दे देते तो हो जाता, इसका मतलब ये तुम्हें बार बार रियलाइज कराता है कि हम थोड़ा सा ध्यान में कमी कर रहे हैं। तो ठीक है, उस कोशिश में लगे रहो, उस कोशिश में लगे रहो। और वो कोशिश करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि यार हमें फ्रस्ट्रेट होना है। भाई हम तो कह ही रहे हैं यार कि इतनी गलतियां होंगी, लेकिन वो कोशिश करना क्यों छोड़े यार। और कोई भी टेस्ट सीरीज तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं देगी कि तुम उसका 100% कर पाओ। मतलब वो लोग तो, जो बच्चे नीट में 100% कराते हैं ना, वो टेस्ट सीरीज में 100% नहीं कर पाते, क्योंकि टेस्ट सीरीज वालों का टारगेट यही है कि तुम्हारी क्षमता को हमेशा एक लिमिट से ज्यादा एनहेंस करना, ये कोशिश होती है। उनका मोटिव भी एकदम क्लियर है। वो जो 720 में से 720 लाता है, वो टेस्ट सीरीज में 720 नहीं लाता है, लाने नहीं दिया जाता है, लाने ही नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर लाने दिया गया होता तो फिर एग्जाम में वो 720 नहीं ला पाता। बात समझ रहे हैं? वो जो अनलिमिटेड कोशिश होती है ना हमारी, नेवर एंडिंग कोशिश, ये जरूरी चीज है। तो ये जो कर रहे हैं वो कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन उससे फ्रस्ट्रेट होना गड़बड़ है। ये मैं इसलिए क्लियर कर देना, जो उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना यार। तुम उनका इंटेंशन समझो यार कि आकाश वाले, एलन वाले कई बार आउट ऑफ द वे जाके इधर उधर के क्वेश्चन देते हैं, लेकिन जब तुम सोल्यूशन देखते हो तो कहीं ना कहीं वो रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो रेगुलर मेथड से ही तो निकलता है, रेगुलर थ्योरी, रेगुलर फॉर्मूलों से ही तो निकलता है। तो बस ठीक है, हम नहीं कर पाए, अगली बार और अच्छा प्रयास करेंगे, बस ये होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या ये सबको समझ आ रहा है? इसका मतलब कि थोड़ा और कोशिश करते तो कुछ का होता ही। अभी क्या यहां पे 100 के सैंपल में एक लोग कर लेता, 100 का सैंपल ही नहीं है भाई। ऐसी तो होता है 100 में से कोई एक ये भी करता होगा, तो यहां सैंपल साइज 100 का है ही नहीं। अच्छा फिर से ठीक, फॉर्म सर्कुलेट कर दिया है, लिंक भेजा है, सब लोग अपने मोबाइल पे ये लिंक ओपन करेंगे। ग्रुप में भेजा ना, और जिसका जो समझ में आया। कहाँ भेजा यार? P3 फिजिक्स वाले में। किसको भेज दिया यार? तुम अपने घर पे भेज देते हो। हाँ हमने सब सही कर दिया है, स्पेलिंग।